आज रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को या तो अपने कब्जे में ले लिया है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया है। यूक्रेन ने दावे का सबूत भी पेश किया है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया है जिसमें ड्रोन हमले में एक टैंक को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। ड्रोन से गिराया गया बम जैसे ही टैंक से टकराया, वहां धमाके के बाद तेज रोशनी उठी और धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया और टैंक आग के शोलों में तब्दील हो गया। उधर रूस की सेना ने यूक्रेन के खार्किव में जबरदस्त बमबारी की। शहरों के अलग अलग इलाकों में कुछ जगहों को रूस के सैनिकों ने अपने निशाने पर ले लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें साफ दिखा कि रूसी फौज ने कहीं किसी इमारत पर बम बरसाए तो कहीं किसी पार्क पर बमबारी की। हमलों का सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दिया। इससे पहले कि एक जगह पर हुए धमाके को कोई समझ पाता, तब तक उससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरे धमाके ने सबको दहलाकर रख दिया। हमले में वो सभी इमारतें और दूसरी जगहों का जैसे नामो निशान ही मिट गया। जो तस्वीर सामने आई उनमें एक इमारत तो बमबारी में ऐसे ढह गई जैसे कागज से बनी कोई चीज। बाद में वहां लगी आग को बुझाने के लिए दमकल के कर्मचारी पहुंचे ताकि वो आसपास न फैले। रूसी सेना एक्शन मोड में दिख रही है। यूक्रेन रूस में जारी जंग के बीच वायुसेना ने मॉक ड्रिल की। इस सैन्य अभ्यास में रूसी लड़ाकू विमान और जेट शामिल हुए। बाल्टिक बेड़े के रूसी लड़ाकू विमानों ने एक युद्धाभ्यास भी किया। बाल्टिक देशों ने रूस के खिलाफ जंग को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिनलैंड या स्वीडन नेटो में शामिल होने का फैसला करते हैं तो रूस बाल्टिक देशों के करीब परमाणु हथियार तैनात करेगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने नेटो और अपने दो पड़ोसी देशों फिनलैंड और स्वीडन को अपने परमाणु हथियारों की धमकी दी है। स्वीडन और फिनलैंड जल्द नेटो से जुड़ सकते हैं और लगातार रूस उन्हें नेटो से दूर रहने की धमकी दे रहा है। लेकिन एक दिन पहले ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने स्वीडन में मुलाकात की और नेटो की सदस्यता की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। उसी के बाद रूस ने चेतावनी दे दी है कि अगर दोनों देश नेटो का हिस्सा बने तो फिर रूस को फिर से अपनी जल, थल और वायु सेना को मजबूत करना होगा और अपने परमाणु हथियारों को भी इलाके में तैनात करना होगा। कीव से अरुण हमारे साथ जुड़े। अरुण, इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना के मतलब आने वाले दिनों में किस तरह से निकाले जाएंगे? जी प्रीति, ये बहुत बड़ी खबर है। रूस ने पहले चेतावनी दी, बाद में धमकी दी, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद पुतिन ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया। पुतिन ने इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि वो परमाणु बम भी चला सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसी नेटो को लेकर के यूक्रेन और रूस के बीच तनाव हुआ। नेटो की वजह से ही यूक्रेन को रूस का हमला झेलना पड़ा और अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि नेटो की वजह से ही स्वीडन और फिनलैंड पर भी आने वाले दिनों में पुतिन हमला कर सकते हैं। मतलब अपनी चेतावनियों का स्वीडन और फिनलैंड पर कोई असर पड़ता न देख पुतिन के खासम खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु हथियारों के जखीरे का जिक्र छेड़कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उन्होंने दो टूक कहा कि उनके दोनों पड़ोसियों के नेटो से जुड़ने पर यूरोप के सुरक्षा के समीकरण बिगड़ेंगे, जिसे सुधारने के लिए रूस को इलाके में अपने परमाणु हथियार भी तैनात करने पड़ेंगे। मतलब पुतिन के सिपह सालार ने सीधे सीधे परमाणु जंग की धमकी ही दे डाली ताकि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जिनके पास परमाणु हथियार तो दूर रूस का सामना करने की सैन्य ताकत ही नहीं है, वो नेटो से जुड़ने का ख्याल अपने जहन से निकाल दें। दिमित्री मेदवेदेव रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि अगर दोनों देश नेटो से जुड़े तो रूस भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा और अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक सागर में अपने परमाणु हथियार उतार देगा और तो और अपनी सेनाओं की तैनाती भी बढ़ाएगा। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है जिसके इर्द गिर्द स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश आते हैं। रूस की चेतावनी के बाद हर तरफ सनसनी फैल गई है कि कहीं यूक्रेन के बाद यूरोप के उत्तर में भी जंग का मोर्चा न खुल जाए। हालांकि लिथुआनिया ने दावा किया है कि रूस काफी पहले ही इस इलाके में अपने परमाणु हथियार तैनात कर चुका है। ऐसे में उसकी धमकी में कुछ नया नहीं है। असल में स्वीडन और फिनलैंड रूस के दोनों ही पड़ोसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही कभी भी किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहे। मतलब दोनों हमेशा तटस्थ रहे, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो दोनों देशों ने नेटो से जुड़ने का मन बना लिया। मतलब अमेरिका की टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब रूस कैसे अपने पड़ोसियों को अपने दुश्मन अमेरिका के पाले में जाने दे, इसलिए वो लगातार स्वीडन और फिनलैंड को नेटो से दूर रहने की धमकी दे रहा है। दिक्कत यह है कि रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया,
लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड नेटो के सदस्य हैं। गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही है जो नेटो का सदस्य नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त है और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने के लिए रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ी हुई है। ऐसे में अगर स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो से मिल बैठे तो रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नेटो के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी सदस्य देशों की फौजें स्वीडन और फिनलैंड में तैनात हो सकेंगी और रूस बुरी तरह से घिर जाएगा। रूस की भीषण बमबारी की वजह से कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इसी बीच खार्किव से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल एक शख्स ने अपने बर्बाद हो चुके अपार्टमेंट से सामान लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वो पाइप के सहारे बिल्डिंग से उतर रहा होता है, तभी जर्जर हो चुकी बिल्डिंग का एक फ्लोर धड़ाम से गिर जाता है। हालांकि इस हादसे में शख्स की जान बाल बाल बच गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूक्रेन की जंग छिड़ते ही अमेरिका की कमजोरी दुनिया के सामने आ गई। सुपर पावर अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी बनता दिख रहा है तेल, लेकिन इस कमजोरी को दूर करने के लिए बाइडेन को खून का घूंट पीना पड़ सकता है। खबर है कि ईरान के कच्चे तेल पर अमेरिका की नजर है, लेकिन ईरान से तेल लेने के लिए अमेरिका को एक दुश्मन से हाथ मिलाना होगा। पिछले 5 दशक से चल रही अदावत को भूलना होगा। बाइडेन को वो करना होगा जो करने के बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मतलब ये कि पुतिन को टक्कर देने के लिए बाइडेन वो कर सकते हैं जिसकी उम्मीद तो क्या, कल्पना करना भी मुश्किल है। वो ईरान जिसे ट्रंप आतंकी देश कहते रहे, वही ईरान जिसके साथ हुई न्यूक्लियर डील को अमेरिका ने एक तरफा तोड़ दिया, वही ईरान जिस पर पूरे मध्य एशिया की शांति बिगाड़ने के आरोप लगते रहे, वही ईरान जिसे आतंकी संगठनों की बैसाखी कहा जाता रहा, वही ईरान जिस पर अमेरिका ने सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, और वही ईरान जिससे अमेरिका के कई दोस्त जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब अमेरिका को उसी ईरान के साथ हाथ मिलाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान ही वो मुल्क है जो फिलहाल अमेरिका के काम आ सकता है। अमेरिका को कच्चे तेल और नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा स्टॉक चाहिए, वो भी बहुत ही कम वक्त में, ताकि रूस पर यूरोप की निर्भरता को कम किया जा सके और रूस को आर्थिक प्रतिबंधों की तपिश महसूस करवाई जा सके। लेकिन अमेरिका अब तक न तो यूरोप से रूस को अलग कर पाया है और न ही रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ी चोट कर पाया है, जिसकी साफ वजह है कच्चा तेल और नेचुरल गैस। यूरोप की मजबूरी है कि उसे रूस से ही कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदना है। अमेरिका की अपील मानकर रूस से कारोबारी रिश्ते बंद तो किए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के पास यूरोप को देने के लिए तेल और गैस नहीं है। मतलब ये कि यही कच्चा तेल और नेचुरल गैस पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है और बाइडेन की सबसे बड़ी कमजोरी। हालांकि खबर ये है कि बाइडेन अपनी इस कमजोरी पर बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं। अमेरिका अपने पास कच्चे तेल और नेचुरल गैस का इतना बड़ा स्टॉक जमा करना चाहता है जिससे रूस पर यूरोप की निर्भरता को कम किया जा सके। इसके लिए उन्हें जरूरत है ईरान की, जिसे पिछले कई दशकों से अमेरिका दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताता रहा है। अब तक ईरान पर बाइडेन की नीति में भी नरमी के कोई संकेत पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन अब ईरान पर बाइडेन इतने बड़े यू टर्न पर विचार कर सकते हैं जिसकी पहले कभी उम्मीद भी नहीं की गई। लेकिन खबर ये है कि ईरान भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। ईरान भी अपनी शर्तों का मसौदा तैयार कर चुका है। वो शर्तें जो अमेरिका की तेल और गैस की डील से पहले रखी जाएंगी। सबसे पहली शर्त ये होगी कि अमेरिका ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटा ले, ताकि ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। लेकिन ये शर्त मान लेना भी कोई आसान बात नहीं है। अगर आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर भी पड़ेगा। दोनों को अमेरिका का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि दावा ये है कि ईरान के पास पैसे का आसान रास्ता बना तो यूएई और सऊदी अरब के खिलाफ उसकी जंग और तेज होगी। विद्रोहियों को ज्यादा हथियार पहुंचेंगे। खतरा ये भी है कि ईरान ज्यादा तेजी से परमाणु बमों का जखीरा बनाएगा। इजराइल भी ऐसे मुल्कों में है जो ईरान का रास्ता आसान होने नहीं देगा। इसका मतलब साफ होगा कि बाइडेन के लिए ईरान से किसी भी तरह की सौदेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका में कुछ ही महीनों में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, जिनमें बाइडेन के सामने एक बार फिर लोगों का भरोसा जीतने की बड़ी चुनौती होगी। चुनाव में जाने से पहले ही बाइडेन के लिए यूक्रेन जंग गले की हड्डी बन चुकी है। ऊपर से अगर ईरान पर नरमी बढ़ती गई
तो इसे अपने आप में अमेरिका की बड़ी हार के तौर पर देखा जाएगा। माना यही जाएगा कि लंबे वक्त तक प्रतिबंध लगाने के बाद भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आखिरकार अमेरिका ने ही हार मान ली। अगर ईरान से डील नहीं होती है तो पुतिन के सामने सुपर पावर अमेरिका का सरेंडर दिखने लगेगा। बाइडेन की यही मजबूरी ईरान के लिए मोलभाव का मौका बनी हुई है। ईरान अमेरिका से वो सब कुछ करवाना चाहता है जो वो करवाना चाहता है। असल में अमेरिका अपने रिजर्व तेल भंडार को खर्च नहीं करना चाहता। ऐसे में जब उसने रूस पर प्रतिबंध लगाया तो तेल के लिए ईरान की तरफ हाथ बढ़ाया। ईरान अमेरिका की इस मजबूरी को समझ गया और उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। ऐसे में बाइडेन अपनी ही चाल में फंसते नजर आ रहे हैं। इतना तय है कि अमेरिका का पलड़ा इस मोलभाव में कुछ कमजोर है, लेकिन अगर अमेरिका ईरान के आगे झुक गया तो मध्य एशिया में एक नई जंग का मोर्चा खुल जाएगा। 51 दिन बाद यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कई शहरों में सिर्फ मलबों के ढेर ही दिखाई दे रहे हैं। मारिउपोल भी रूसी हमले की वजह से खंडर में तब्दील हो चुका है। यहां तक कि मारिउपोल की ऐतिहासिक इमारतें भी ब्लास्ट में तबाह हो चुकी हैं। रूस उन इलाकों में भी हमले कर रहा है जहां नागरिक अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। मारिउपोल के नागरिकों के पास रोजमर्रा की चीजों के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वो खाना बनाने के लिए पेड़ों से गिरे पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार खुलकर तेल के अर्थशास्त्र पर बात की। आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस का कच्चा तेल कहां जाएगा और कैसे जाएगा, रूस ने दुनिया को अच्छी तरह समझा दिया और साफ संकेत दे दिया कि प्रतिबंधों के आगे रूस का झुकने का कोई इरादा नहीं है। रूस ने साफ कर दिया कि उसके पास प्रतिबंधों से निपटने का पूरा प्लान तैयार है। असल में रूस को सबसे ज्यादा तकलीफ आर्थिक प्रतिबंधों से नहीं बल्कि कच्चे तेल पर लगे बैन की वजह से हुई। लेकिन पुतिन के बयान से साफ हो गया कि उनकी तैयारी इससे आगे की है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। अब रूस के सामने अचानक संकट ये खड़ा हुआ कि पश्चिमी देशों की तरफ उसका जो तेल पहुंचा करता था वो उसका क्या करे। इसके लिए पुतिन ने रूस की तैयारियां खुलकर बताई और ये साफ कहा कि उनके देश को इस फैसले से तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इस तकलीफ का हल भी उन्होंने निकाल लिया। मोटे तौर पर इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 2 रास्ते निकाले हैं। पहला तो ये कि अपने देश में तेल की खपत बढ़ाई जाए। तेल की खपत बढ़ाने के लिए रूस अपने देश में कई तरह के उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है। दूसरी बात ये कि नए ग्राहक खोजे जाएं। असल में नए ग्राहक खोजने की पुतिन की तैयारी भी केवल बयान भर नहीं है, बल्कि रूस पहले से नए ग्राहक खोज भी चुका है। इनमें सबसे बड़ा नाम भारत और चीन का हो सकता है। दोनों दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाले देश हैं। दोनों अगर रूस का तेल खरीद लें तो अमेरिका के कड़े फैसलों से रूस का बाल भी बाका नहीं होगा। ऊपर से इस तरह की डील में फायदा भी दोनों देशों का होगा। इस पर रूस के ऊर्जा मंत्री ने बात की। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया में कच्चे तेल का भाव चाहे $80 प्रति बैरल हो या $150 प्रति बैरल, नए ग्राहक या यूं कहिए कि ऐसे देश जो रूस का तेल खरीदने के लिए तैयार हों, उन्हें किसी भी कीमत पर तेल देने के लिए रूस तैयार होगा। किसी भी कीमत का मतलब ये है कि नए ग्राहक बनाने के लिए रूस भारी भरकम डिस्काउंट देने को तैयार है। खबर है कि भारत और चीन के साथ भी उसका सौदा ऐसी ही शर्तों पर हुआ है, जिसके तहत भारत और चीन को सस्ता कच्चा तेल मिल जाएगा और रूस अपना वो तेल बेचने में कामयाब हो जाएगा जो अचानक उसके अपने देश में बेकार हो गया है। मतलब ये वो तेल था जो निकाला जा रहा था अमेरिका और ब्रिटेन को भेजने के लिए, लेकिन अचानक इन देशों ने खरीदने से इनकार कर दिया था। यानी एक ऐसी डील जिसमें खरीदार भी खुश और दुकानदार की भी बल्ले बल्ले। हालांकि तकलीफ अमेरिका की बढ़ गई है, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ गई है। इन देशों में अगर कच्चे तेल की सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता ना निकला तो समस्या कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। तेल की किल्लत हो सकती है। ये चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पहले ही आसमान छूती तेल की कीमतों ने अर्थव्यवस्था संभालने में मुश्किल खड़ी कर दी है। मतलब साफ है कि अमेरिका की तरफ से कच्चे तेल पर लगे बैन की तैयारी रूस काफी पहले ही कर चुका था, लेकिन बैन लगाने वाले देशों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पिछले 51 दिन में रूस ने यूक्रेन के न सिर्फ शहरों को बर्बाद किया है बल्कि उसने यूक्रेन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसे इस युद्ध में यूक्रेन के कई हथियार तबाह कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन के 131 लड़ाकू विमान, 104 हेलीकॉप्टर, 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 2000 से ज्यादा टैंक और दूसरी बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियों समेत 248 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को भी बर्बाद करने का दावा किया है। इस बीच जंग के 50 दिनों में रूस ने यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचाने की बात कही। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला बोला था और उसकी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी थी। रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने आसमान से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर बम बरसाए थे। रूस ने यूक्रेन के खार्किव और खिर्सों पर कब्जे का दावा भी किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उन्हें छुड़ा लेने की बात कही थी। अब युद्ध के 50 दिन बीत जाने के बाद रूस यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचने का दावा कर रहा है, जबकि यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी सेना के हमले अभी भी जारी है। अब तो रूस ने यूक्रेन के पूर्व में डोनबास पर हमले के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इस बीच उसकी सेना ने एक बयान जारी करके 50 दिनों की जंग में यूक्रेन को हुए नुकसान के बारे में बताया और दावा किया कि उसकी सेना ने अब तक रूस के 131 लड़ाकू विमान और 104 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, जबकि जंग में अब तक यूक्रेन के 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300 भी ढेर कर दिए हैं। यही नहीं, रूस के मुताबिक जंग के 50 दिनों में उन्होंने यूक्रेन के 2188 टैंक भी ध्वस्त कर दिए। साथ ही 248 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तबाह करने का दावा किया गया है। और रूस के इन दावों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से 50 दिनों के बीच के हालात को दिखाया गया और दावा किया गया कि युद्ध के 50 दिनों में रूसी सेना ने पूरी बर्बरता से यूक्रेन के कई शहरों में रिहायशी इमारतों और नागरिकों को निशाना बनाया। वीडियो के पहले हिस्से में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के हमलों को दिखाया गया। उसमें क्रमातोस के रेलवे स्टेशन, मारिपुल के थिएटर पर हुए भीषण हमलों समेत कई और इलाकों में भी हुई तबाही को दिखाया गया, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में यूक्रेन के लोगों और वहां की सेना के एक साथ मिलकर रूसी सेना से मुकाबले को दिखाया गया। बताया गया कि कैसे यूक्रेन के आम लोग भी रूस की सेना के खिलाफ डट कर खड़े रहे। वीडियो जारी करके जेलेंस्की ने फिर पूरी दुनिया से रूस के खिलाफ एकजुट होने और यूक्रेन की मदद करने की अपील की। रूसी सेना यूक्रेन के शहर तबाह करने के बाद स्कूल और यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाने में जुटी हुई है। रूसी सैनिकों ने डोनेस्क क्षेत्र में 120 स्कूलों, 103 किंडरगार्टन और 37 विश्वविद्यालयों को तबाह कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया है, किंडरगार्टन भी तबाह कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। रूसी सेना यूक्रेन के शहर तबाह करने के बाद स्कूल और यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने में जुटी हुई है। उधर जंग के बीच जेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति ट्रेन से कीव पहुंच गए। पिछले दिनों यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वहां की सड़कों पर घूमते नजर आए थे, जिसके बाद अब यूक्रेन का समर्थन करने का जिम्मा संभाला उसके पड़ोसी देशों ने। इनमें पोलैंड के अलावा बाल्टिक देश, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया के राष्ट्रपति भी शामिल रहे और इन सभी का जेलेंस्की ने कीव में पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वहां जेलेंस्की इनसे हाथ और गले मिलते दिखे। यही नहीं, इन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई ताकि यूक्रेन की राजधानी से वो पुतिन सरकार को सख्त संदेश भेज सके। इतना ही नहीं, ये सभी मेहमान जेलेंस्की के हाथों के ऊपर हाथ रखते भी नजर आए ताकि उनके लिए मजबूती से समर्थन जताया जा सके। पोलैंड के अलावा बाल्टिक देशों के यूक्रेन की राजधानी कीव में जुड़ने के कई मायने हैं। इन देशों पर पुतिन की पहले से नजर है। ये देश अब नहीं चाहते कि जो यूक्रेन के साथ हुआ वही उनके साथ भी दोहराया जाए। इसीलिए ये सारे देश इकट्ठा होकर यूक्रेन के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। यही वजह है कि जंग के बीच में ही उन्हें कीव में कदम रखने पड़े, क्योंकि बात न सिर्फ यूक्रेन बल्कि खुद की भी थी। और कीव ही नहीं, यूक्रेन के ये मेहमान बोरोद्वांका में भी पहुंच गए, जहां पिछले दिनों यूक्रेन ने रूसी सेना पर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। और इसी जगह हुई तबाही पड़ोसी देशों के नेताओं को भी दिखाई गई। इस दौरान धमाके से टूट चुकी इमारतें और टैंक नजर आए। ये नेता वहां पूरे सुरक्षा घेरे में थे। अभी इस जगह पर राहत का काम जारी है। बोरोद्वांका की तबाही देखने के बाद लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने बताया कि इलाका काफी दर्द में है और साथ ही उन्होंने दावा किया कि वहां यूक्रेन के कई लोगों की हत्याएं हुई और उन्हें टॉर्चर भी किया गया। जबकि यूक्रेन का तो यहाँ तक कहना है कि बोरोद्वांका में बुचा शहर से भी ज्यादा बर्बरता हुई और इस हमले के बाद लोगों को उनके मकानों के मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया गया।
और यहाँ की तबाही देखने के बाद पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैरान रह गए और ये हैरानी उन्होंने साझा बयान जारी करते समय भी जताई। इन नेताओं ने इस जंग को आतंकवाद करार दिया। साथ ही पुतिन सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन करने के आरोप लगाए। इसके अलावा यूक्रेन के इन पड़ोसी देशों ने जंग के दौरान हुई बर्बरता की जांच की मांग भी उठाई। साथ ही यूक्रेन पहुंचने पर ज़ेलेंस्की ने इन सभी नेताओं का शुक्रिया अदा किया और आगे भी रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की। बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी किया गया है। सभी शहरों के लिए एक साथ हवाई हमले का अलर्ट घोषित किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि रूस जल्द ही कई शहरों में भारी बमबारी कर सकता है। यूक्रेन रूस जंग का आज 51वां दिन है, लेकिन फिर भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं और अपनी जान बचाने के लिए लाखों लोग अब तक यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। उधर खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जंग के हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेन जा सकते हैं और इससे पहले यूके समेत कुछ नेटो देशों के प्रमुखों का यूक्रेन दौरा हो चुका है। और अब बारी है अमेरिका की, यानी बाइडेन की, जो इस युद्ध की शुरुआत से ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। 50 दिनों से जारी इस जंग में वो हथियारों के साथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाले दूसरे साजो सामान की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। रूस को धमकी तक दे रहे हैं, उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं। अब खबर ये आई है कि युद्ध के दौरान बाइडेन खुद यूक्रेन जाकर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे, जिसके लिए व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि उनके यूक्रेन जाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए मंथन इस बात पर भी किया जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन या उपराष्ट्रपति कमला हैरिस में किनका यूक्रेन जाना ठीक रहेगा। इसके अलावा हो सकता है कि ये दोनों ना जाएं और उनकी जगह पर अमेरिका के रक्षा मंत्री को यूक्रेन भेजा जाए। कुछ दिन पहले यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अचानक कीव पहुँच गए थे और ज़ेलेंस्की के साथ वहाँ की सड़कों पर चहलकदमी भी की थी। यूक्रेन के कुछ इलाकों से रूसी सेना पीछे हट गई है। जिन इलाकों से रूस के सैनिक पीछे हटे हैं, उन इलाकों से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई है। इस बीच खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि रूस के हमले में खार्किव में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 24 बच्चे भी शामिल हैं। रूस की सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है खार्किव। रूस के सैनिकों ने खार्किव पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और वो खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन बताया गया कि रूसी फौज ने लगातार बमबारी कर पूरे शहर को तबाह कर दिया। उधर जंग के बीच खबर है कि पुतिन के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु का हार्ट अटैक उनको आया। दावा किया गया कि यूक्रेन जंग में अब तक सफलता न मिलने की वजह से पुतिन उनसे काफी नाराज थे और उन्हें चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद ही रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ गया। ये दावा किया रूसी मूल के एक इजरायली कारोबारी ने, जो कभी रूस का सबसे अमीर शख्स था। लेकिन पुतिन ने जैसे ही उसकी तेल कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, वो 2003 में रूस छोड़कर इजराइल में जाकर बस गया। हालांकि पुतिन के रक्षा मंत्री पिछले कई हफ्तों से लोगों के सामने नहीं आए हैं। जंग की शुरुआत में ही वो नजर आए थे। खबर है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 50 दिन बीत जाने पर पुतिन बेहद गुस्से में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डोनबास को रूसी सेना का मुख्य निशाना बताया है। अपने भाषण में ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनबास को बर्बाद करने के लिए रूस कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। За 50 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. तो वहीं यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ खड़ा जो फ्रांस है वो अप्रैल होते होते पुतिन की ही टीम में शामिल हो सकता है। मतलब अमेरिका का खेमा टूट सकता है और पुतिन को एक नया साथी मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की एक पुरानी दोस्त फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही हैं, जो कि 24 अप्रैल को होना है। और अगर कट्टरपंथी मारीन ले पेन जीत गए तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बल्कि यूरोप और पूरे के पूरे नेटो में उथल पुथल मच जाएगी। सत्ता और सुरक्षा के समीकरण बदल जाएंगे और फ्रांस पुतिन के हाथों की कठपुतली बन जाएगा, क्योंकि 53 साल की मारीन ले पेन पुतिन की पुरानी साथी है और उन्हें अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो फूटी आंख नहीं सुहाता, बल्कि वो तो ये वादा तक कर चुकी हैं कि राष्ट्रपति बनते ही वो फ्रांस को नेटो से अलग कर देंगी। यही वजह है कि मारीन ले पेन की फ्रांस की राष्ट्रपति पद की दावेदारी ने अमेरिका और उसकी अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो को बुखार चढ़ाया हुआ है।
मतलब एक तरफ स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश रूस से बचने के लिए नेटो की पनाह में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं फ्रांस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार ने नेटो से अलग होने का पासा फेंका हुआ है। और अगर वो फ्रांस की अगली राष्ट्रपति बन गई और फ्रांस नेटो से अलग हो गया तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यूरोप में फ्रांस ही सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और इस लिहाज से नेटो का बेहद अहम साथी है। बल्कि मारीन ले पेन तो रूस और यूक्रेन की जंग के भी खिलाफ हैं। अपने चुनाव प्रचार में वो फ्रांस के राष्ट्रपति और अपने विरोधी एमेनुएल मैक्रों को ये कहकर घेर रही हैं कि उनका ध्यान रूस और यूक्रेन पर ही लगा हुआ है। इतना ही नहीं, वो यूक्रेन को हथियार न देने की मांग भी उठा चुकी हैं। और तो और मारीन ले पेन रूस पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ भी खड़ी रही हैं। लेकिन वो रूस पर इतनी नरम क्यों है? तो असल में 53 साल की मारीन राइट विंग की कट्टरपंथी नेता हैं, जो कि पुतिन के करीबी हैं। इतनी करीबी कि पिछले बार फ्रांस के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ते वक्त वो पुतिन से मिलने के लिए रूस भी गई थी। बल्कि अंदर की खबरें तो ये भी है कि मारीन ले पेन रूस के एक बैंक से 2014 में लोन भी ले चुकी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अगर वो फ्रांस की राष्ट्रपति बनी तो फ्रांस का रिमोट कंट्रोल पुतिन के हाथों में आ जाएगा। उधर रूस के हमलों से तबाह खार्किव में एक ध्वस्त इमारत से उतरते हुए एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। वहां रूस के मिसाइल हमले ने एक कई मंजिला ऊंची बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। और उसी इमारत की एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक आदमी उसकी छत की तरफ से नीचे की ओर उतरता नजर आया। जिस बिल्डिंग की छत से वो आदमी उतरता दिखा, उसके ऊपर और अगल बगल के हिस्से तो मिसाइल हमले की मार से थोड़ा बहुत बच भी गए थे, लेकिन बीच की कई मंजिलें तो पूरी तरह टूटी फूटी नजर आई, जिनकी परवाह न करते हुए वो आदमी बिल्डिंग की छत से पूरी सावधानी से एक पाइप के सहारे नीचे की मंजिल की तरफ उतरता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि उसने इसी इमारत में बने अपने फ्लैट से बचा कुचा सामान निकालने के लिए छत के रास्ते का इस्तेमाल किया। करीब 2 मंजिल नीचे उतरने के बाद वो आदमी बिल्डिंग के टूटे हुए उस हिस्से पर चढ़ गया जहाँ उसका फ्लैट था, लेकिन तभी उसके ठीक नीचे वाले 2 मंजिलों के सामने एक पूरा का पूरा हिस्सा तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। इसके बाद वो आदमी वहीं ऊपर खड़ा होकर कुछ मिनटों तक नीचे की तरफ देखता रहा। ऐसे लगा मानो बिल्डिंग के गिरते हुए हिस्से को देखकर वो सदमे में आ गया। इस बीच खार्किव प्रांत के गवर्नर ने दावा किया कि जंग शुरू होने से अब तक रूसी सेना के हमलों में वहां बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हो गई। रूस ने 24 फरवरी को किए गए हमले में सबसे पहले खार्किव को ही निशाना बनाया था और हमले के 50 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि अब तक वहां 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक रूस के हमलों में मारे गए लोगों में 24 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जंग के 50वें दिन खार्किव पर रूस की तरफ से 34 रॉकेट भी दागे गए, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। और इसी बीच पुतिन की सेना पर जंग के दौरान आम लोगों पर अत्याचार करने के आरोपों की जांच फ्रांस में शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में मौजूद फ्रांस के भी कई नागरिकों पर जुल्म ढाए, जिसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में जांच टीम जुट गई। ये टीम फ्रांस के उन नागरिकों से पूछताछ कर रही है जो हाल ही में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटे हैं। आरोप है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के लोगों के साथ उन पर भी अत्याचार किए जो युद्ध अपराध के दायरे में आते हैं। बताया गया कि लोगों से पूछताछ के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले यूक्रेन में जारी कत्लेआम का मामला कई बार यूएन में उठ चुका है। वहीं बुचा नरसंहार की घटना के बाद तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर कर दिया था। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-28N को मार गिराने का दावा किया। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद ही उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस हेलीकॉप्टर को उसकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। वहीं यूक्रेन में जारी जंग की वजह से तुर्की की चांदी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन तुर्की से लगातार हथियारों की खेप मंगवा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुर्की में हथियार बनाने वाली कंपनियां माला माल हो रही हैं।
तुर्की से हथियारों का जखीरा लगातार यूक्रेन भिजवाया जा रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा मांग बायरख्तार TB2 ड्रोन की है, जो रूसी सेना के लिए अब तक काल साबित हुआ है। दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरख्तार TB2 रूस के कई टैंकों को तबाह कर चुका है। यही वजह है कि जंग की शुरुआत से ही इस ड्रोन की यूक्रेन में भारी मांग है। इसके अलावा तुर्की से जंगी जहाजों का बेड़ा भी लगातार नेटो के जरिए यूक्रेन भेजा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा तुर्की को हो रहा है। खबर है कि इस साल के 3 महीनों में तुर्की ने $58.9 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 450 करोड़ से ज्यादा के सैन्य उपकरणों का निर्यात किया, जबकि पिछले साल इन्हीं 3 महीनों में उसने सिर्फ $1.9 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 15 करोड़ का ही निर्यात किया था। यानी रूस के हमले के बाद से भले ही यूक्रेन तबाह हो रहा है, लेकिन तुर्की फायदे में है। उधर